नमस्कार, जोहार, आदाब। आज है 11 अगस्त 2024, बांग्ला 26 श्रावण, दिन है रविवार। आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले अगर आपने अभी तक स्टेट न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आप झारखंड के तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहेंगे। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 49 वर्ष के हुए सीएम हेमंत एक्स पर हाथ पर लगे कैदी के निशान शेयर कर लिखा इमोशनल पोस्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल अपना 49वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर सीएम ने एक्स पर जेल से रिहा होते समय हाथ पर लगाए गए निशान की तस्वीर शेयर कर इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज अपने जन्मदिन के मौके पर बीते 1 साल की स्मृति मेरे मन में अंकित है। वह है यह कैदी का निशान जो जेल से रिहा होते वक्त मुझे लगाया गया। यह निशान केवल मेरा नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की वर्तमान चुनौतियों का प्रतीक है। हेमंत सोरेन ने आगे लिखा है कि जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत, बिना कोई शिकायत, बिना कोई अपराध जेल में 150 दिनों तक डाल सकते हैं, तो फिर ये आम आदिवासियों, दलितों, शोषितों के साथ क्या करेंगे? ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज के दिन मैं और ज्यादा कृत संकल्पित हूं। हर शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मूलवासी के पक्ष में लड़ने के अपने संकल्प को और मजबूत करता हूं। मैं हर उस व्यक्ति, समुदाय के लिए आवाज उठाऊंगा जिसे दबाया गया और न्याय से वंचित रखा गया है, जिसको उसके रंग, समुदाय, खान पान और पहनावे के आधार पर सताया जा रहा है। हमें एकजुट होकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां कानून सभी के लिए समान हो, जहां सत्ता का दुरुपयोग न हो। सीएम हेमंत ने आगे लिखा कि हां, यह रास्ता आसान नहीं होगा। हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम मिलकर इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की एकता, विविधता में ही हमारी शक्ति है। हेमंत सोरेन ने अपने जन्मदिन पर सभी के स्नेह और उनको दी जा रही दुआ, आशीर्वाद और अपनापन के लिए धन्यवाद दिया है। महतो बहुल सिंदरी विस में एक भी मंडल अध्यक्ष महतो नहीं। धनबाद जिला भाजपा ग्रामीण की नई कमेटी की घोषणा के साथ ही विरोध शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर भाजपा में महतो वर्ग को तरजीह नहीं देने संबंधी आरोप लगने लगे हैं। सिंदरी विधानसभा में महतो कुर्मी की संख्या सबसे अधिक है। इसके बावजूद विधानसभा के 6 मंडलों में से एक भी मंडल अध्यक्ष महतो को नहीं बनाया गया है। इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है। पार्टी के लोग भी दबी जुबान में सांसद ढुल्लू महतो के करीबियों को तरजीह मिलने की बात कह रहे हैं। हालांकि कुछ पक्के भाजपाई इस बात का खंडन भी कर रहे हैं। ये सब सोशल मीडिया में सरेआम चल रहा है। मालूम हो कि ग्रामीण जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर ने गुरुवार को सूची जारी की थी। इसके बाद से ही विरोध के स्वर उठने लगे। जारी सूची में दिनेश मंडल को गोविंदपुर पश्चिम, तालेश्वर साव को गोविंदपुर पूर्वी, सुजीत चौधरी को बरवा अड्डा, अरविंद पाठक को सिंदरी नगर, विश्वजीत मुखर्जी को बलियापुर पूर्वी एवं विरंची सिंह को बलियापुर पश्चिम का मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। उधर गोमो मंडल में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। गोमो मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजू तिवारी ने सांसद ढुल्लू महतो का नाम लिए बिना कहा कि जिला कमेटी व्यक्ति विशेष के हाथों हाईजैक हो गई है। सोशल मीडिया पर राहुल मोदक ने लिखा है कि सिंदरी विधानसभा में महतो वोटर निर्णायक हैं। चुनाव में महतो वोटरों की मुख्य भूमिका रहती है। इसके बावजूद किसी महतो को मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया गया। ऐसा तब है जब इस क्षेत्र से महतो विधायक हैं। साथ ही पूरे विधानसभा में उनकी पत्नी काफी सक्रिय है। आखिर भाजपा किस चेहरे को लेकर महतो से वोट मांगने जाएगी? इधर सिंदरी विधायक प्रतिनिधि कुमार महतो ने कहा कि यह निर्णय पार्टी का है। इस संबंध में कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कहा कि जब पार्टी ने क्षेत्र का विधायक ही महतो को बना दिया है, तो फिर ऐसी शिकायतों में दम नहीं है। नई टीम में निरसा और टुंडी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को उनकी क्षमता के अनुसार जिम्मेवारी नहीं मिली है। 23 सदस्य वाली धनबाद भाजपा ग्रामीण जिला कमेटी में सिर्फ सिंदरी विधानसभा से 11 पदाधिकारी हैं। इनमें जिला अध्यक्ष के अलावा 2 महामंत्री व 4 उपाध्यक्ष शामिल हैं। भाजपा के लोग बताते हैं कि नई कमेटी में लगभग 50% पदाधिकारी सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के हैं।
जबकि टुंडी और निरसा विधानसभा से आधे पदाधिकारी हैं। इन दोनों विधानसभाओं के साथ न्याय नहीं हुआ है। अभी महानगर कमेटी की घोषणा होनी बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि 2-3 दिनों में महानगर कमेटी की भी घोषणा हो जाएगी। यह अलग बात है कि धनबाद भाजपा में अभी खींचतान चल रही है। महानगर कमेटी की घोषणा के बाद भी विरोध होने की संभावना है। ढुल्लू महतो के सांसद बनने के बाद उनके लोगों को ही ज्यादा तरजीह मिल रही है। भय, भूख और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगी है झारखंड सरकार। बिजेंद्र पाठक। भाजपा नेता बिजेंद्र पाठक ने शुक्रवार को विश्रामपुर का भ्रमण किया। इसके बाद गांधी विचार मंच के अध्यक्ष रविंद्रनाथ उपाध्याय के विश्रामपुर आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। बिजेंद्र पाठक ने कहा कि जल जंगल जमीन की बात करने वाले हेमंत सोरेन ने 5 साल भय, भूख और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में गुजार दिया। इनके कार्यकाल में अपराधी व उग्रवादी बेलगाम रहे, बेरोजगारी और पलायन से राज्य में अराजक स्थिति उत्पन्न कर दी। आगे कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार का यह आलम है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित इनके कई अधिकारी जेल चले गए। इन्होंने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। वहीं चुनाव आते ही ये कई नारे और वादे लेकर जनता को बरगलाने में लग गए। लेकिन झारखंड की जनता इनका असली चरित्र जान चुकी है। अब वे उनके किसी भी बहकावे में नहीं आएगी। भाजपा नेता ने कहा कि आसन्न विस चुनाव में जनता उन्हें नकारते हुए भाजपा को अपना समर्थन देगी और झारखंड में अगली सरकार भाजपा की बनेगी। मौके पर भाजपा के पूर्व गढ़वा जिलाध्यक्ष विनोद तिवारी, रविंद्रनाथ उपाध्याय, पंकज कुमार लाल सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे। आज झारखंड में भारी बारिश की संभावना। राज्य में आने वाले दिनों में सक्रिय मानसून का असर देखा जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 11 अगस्त को राज्य भर में बारिश होगी। इस दौरान कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। इसमें राज्य के उत्तरी हिस्से में मुख्य रूप से बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग जिला शामिल है। इसके साथ ही हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश राज्य के मध्य हिस्से में भी देखने को मिलेगी। इसमें रांची, खूंटी, बोकारो समेत अन्य जिले शामिल हैं, जहां 11 अगस्त को बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 12 और 13 अगस्त को राज्य के कुछ हिस्से में बारिश की संभावना है। 14 और 15 अगस्त को फिर से राज्य भर में भारी बारिश की संभावना है। राजधानी रांची की बात करें तो 15 अगस्त तक दिन में 1-2 बार मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं कुछ हिस्सों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगस्त महीने में राज्य में बारिश में इजाफा दर्ज किया गया है, जिससे खेती पर भी असर पड़ा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में इस दौरान धान की बुआई की जा रही है। अनुमान है कि अगस्त महीने में मानसून सक्रिय रहेगा। गिरिडीह में युवती ने की आत्महत्या। नगर थाना क्षेत्र के कोलडीहा में स्वर्गीय अनिल केसरी की पुत्री 21 वर्षीय रिया कुमारी ने आत्महत्या कर ली। घटना शुक्रवार देर रात की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका के भाई दीपक केसरी ने पुलिस को बताया कि दोपहर में खाना खाने के बाद वह अपनी मिठाई की दुकान पर चला गया। अंधेरा होने के बाद जब वह वापस ऊपर के कमरे में आया तो देखा कि उसकी बहन रिया ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शनिवार को युवती के शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। रामगढ़ में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 4 आरोपित गिरफ्तार। रामगढ़ जिले के बरकाकाना ओपी क्षेत्र में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शुक्रवार की शाम बरकाकाना ओपी में पहुंचकर बच्ची और उसके परिवार वालों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना की जानकारी थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और आरोपित 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि घटना लगभग 20 दिन पहले की है। 3 किशोरियां लोहा चुनने के लिए बाहर निकली थीं। पास के 3-4 युवकों ने उन लोगों को लोहा देने का प्रलोभन देकर अपने पास बुलाया और 12 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। साथ ही 2 अन्य लोगों के साथ भी छेड़छाड़ की।
पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है ना। होठवार जेल में छापेमारी, कई सामान बरामद। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में शनिवार की सुबह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होठवार में छापेमारी की गई। मिली जानकारी के अनुसार जेल में यह नियमित मासिक निरीक्षण था। इस दौरान सभी वार्ड एवं बैरक की सघन जांच की गई। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस जवानों ने जेल के अंदर प्रत्येक वार्ड और सेल की गहन जांच की। छापेमारी के दौरान गांजा, खैनी, गुटखा और एक पेन ड्राइव बरामद किया गया। इस पर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य किसी तरह का आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं किया गया। छापामारी के दौरान रसोई, अस्पताल, मुलाकाती कक्ष, खेल का मैदान, पुस्तकालय, योग ध्यान केंद्र, डेयरी, साबुन बनाने की इकाई आदि का भी निरीक्षण किया गया। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के साथ छापेमारी दल में पुलिस अधीक्षक नगर राजकुमार मेहता, अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार, पुलिस उपाधीक्षक प्रकाश सोय, कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार एवं 200 पुलिस जवान शामिल थे। रांची के तम्हाड़ में आकाशीय बिजली का कहर, वज्रपात की चपेट में आने से 2 बच्ची की मौत, 5 घायल। यह बड़ी खबर रांची से है, जहां तम्हाड़ थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 2 युवती की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए तम्हाड़ सीएचसी भेजा गया, जहां सभी का इलाज जारी है। बता दें कि पहली घटना तम्हाड़ थाना क्षेत्र के बाबईकुंडी गांव की है, जहां अड़की के सोनपुर गांव से एक टेम्पो से 12 महिला धान रोपने के लिए बाबईकुंडी गांव आई हुई थी। सभी महिलाएं बाबईकुंडी गांव के समीप खेत में धनरोपनी का काम कर रही थीं। इसी दौरान बारिश के साथ वज्रपात हुई, जिससे 18 साल की नवमी कुमारी इसकी चपेट में आ गई और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना पुंडीदिरी गांव के शिव मंदिर टोला निवासी 16 वर्षीय रीना कुमारी खेत में धान की रोपणी कर रही थी। इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आने से उसकी भी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं वज्रपात की घटना में घायलों में रायडीह गांव निवासी 35 वर्षीय विनोता देवी, 16 वर्षीय ममता कुमारी, कोठाड़ीह निवासी 15 वर्षीय मंजेदारी कुमारी भी खेत में धान रोपणी के दौरान घायल हो गई। इधर हिंद्रदीह निवासी 55 वर्षीय शिवानी देवी खेत से घर जाने के क्रम में रास्ते में वज्रपात की चपेट में घायल हो गई। सभी घायलों का इलाज तमाद्दा सीएचसी में किया जा रहा है। पीएलएफआई नक्सली मार्टिन कैरकेट्टा के घर और ससुराल में छापेमारी, मार्टिन का जीजा हिरासत में। यह बड़ी खबर झारखंड के खूंटी से है, जहां पुलिस ने पीएलएफआई के कुख्यात नक्सली मार्टिन कैरकेट्टा के घर एवं ससुराल में छापेमारी की है। पुलिस ने तलाशी के दौरान कई सामान भी जब्त कर लिए हैं। हालांकि पुलिस ने नक्सली मार्टिन कैरकेट्टा को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। छापेमारी के बाद पुलिस ने मार्टिन कैरकेट्टा के जीजा को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मार्टिन के बहनोई से पूछताछ कर रही है। नक्सली मार्टिन कैरकेट्टा पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बता दें कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद कुख्यात नक्सली मार्टिन कैरकेट्टा संगठन की कमान संभाल रहा है। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही है। दशकों तक सुप्रीमो दिनेश गोप के साथ रहने वाला कुख्यात पीएलएफआई नक्सली मार्टिन कैरकेट्टा कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, लेकिन देर रात सूचना मिली कि वह अपने घर या ससुराल में है। इसी सूचना के आधार पर तोरपा डीएसपी क्रिस्टोफर कैरकेट्टा ने गुमला जिले के रनिया और कामडारा पुलिस की टीम के साथ उसके छुआटोली स्थित घर और टांगराटोली स्थित ससुराल में रेड की। घरों की तलाशी के दौरान पुलिस ने कई सामान बरामद किए। पुलिस ने पूछताछ के लिए नक्सली के बहनोई को हिरासत में लिया है और उसके ठिकानों के बारे में जानकारी जुटा रही है। चतरा में एनटीपीसी परियोजना में काम कर रहे मजदूर की नीचे गिरने से मौत, घटना से सनसनी। इस वक्त की बड़ी खबर चतरा से है, जहां टंडवा स्थित एनटीपीसी परियोजना के भीतर कार्य कर रहे एक मजदूर की गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एनटीपीसी के भीतर बॉयलर निर्माण का कार्य कर रही केपीसीएल कंपनी में मृतक मजदूर कृष्णा पासवान कार्यरत था। बॉयलर में सीट लगाने के दौरान पैर फिसलने से मजदूर नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सीएम हेमंत सोरेन का मनाया बर्थडे।
गरीबों के बीच बांटा भोजन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कल यानी शनिवार को जन्मदिन था। इस अवसर पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जिला मुख्यालय स्थित अपने आवास पर सीएम का बर्थडे केक काटकर मनाया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री के तस्वीर को केक खिलाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन के मौके पर मेराल प्रखंड के चेचरिया गांव के 2 दर्जन से अधिक लोगों ने जामुमो की सदस्यता ग्रहण किया। वहीं गरीब लोगों के बीच नाश्ता और खाना का पैकेट भी वितरण किया गया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जेएमएम के नेता एवं कार्यकर्ता ही नहीं, झारखंड की जनता अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री का जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मना रही है। वहीं मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के द्वारा मुख्यमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गरीब व असहायों के बीच मिठाई और भोजन वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक लोगों के पार्टी में शामिल होने पर उन्हें माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि किसी के कहने पर नहीं, ये सभी लोग क्षेत्र की विकास और जेएमएम पार्टी से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। विगत कुछ दिनों में हजारों की संख्या में लोग विभिन्न पार्टियों को छोड़कर जेएमएम पार्टी में शामिल हुए हैं। झारखंड में बालू माफिया का राज। पुलिस, खनन विभाग से लेकर गैंगस्टर उग्रवादी हो रहे मालामाल। पूरे प्रदेश में 10 जून से ही बालू के उत्खनन को लेकर एनजीटी ने रोक लगा रखी है, लेकिन झारखंड की कहानी कुछ अलग है। बालू माफिया एनजीटी के रोक के पहले हो या बाद, बिना किसी रोक टोक के तस्करी के माध्यम से करोड़ों की उगाही कर रहे हैं। बालू माफिया के नोटों से पुलिस, खनन विभाग के अफसर और गैंगस्टर से लेकर अपराधी तक सब मालामाल हो रहे हैं। झारखंड में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया अधूरी होने का फायदा उठाकर तस्कर बालू का उठाव कर रहे हैं और ऊंची कीमत पर बाजार में बेच रहे हैं। झारखंड में वर्ष 2019 में बालू घाटों का टेंडर किया गया था, लेकिन वह आज भी फाइनल नहीं हो पाया है। दरअसल राज्य सरकार के द्वारा साल 2018 में ही फैसला लिया गया था, जिसके अनुसार कैटेगरी 2 के सभी बालू घाटों का संचालन झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को करना है। इसके बाद से ही टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि झारखंड में 608 बालू घाट चिन्हित हैं। वर्तमान में चिन्हित 608 बालू घाटों के अलावा तस्करों के द्वारा निर्मित दर्जनों घाटों से भी बालू की तस्करी की जा रही है। बालू घाटों की नीलामी न होने के कारण बालू माफिया झारखंड के हर जिले में अपना सिंडिकेट बनाकर बालू का उठाव कर हर महीने सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। झारखंड के सभी जिलों में बालू तस्करों का सिंडिकेट इतना मजबूत है कि वे बड़े आराम से एनजीटी के रोक के बावजूद बालू का उठाव कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस सिंडिकेट में पुलिस, खनन अफसर, गैंगस्टर से लेकर नक्सली और लोकल अपराधी भी बालू माफिया के साथ मिलकर अपनी जेबें भर रहे हैं। झारखंड के सभी जिलों की बात करें तो लगभग हर जिले में बालू का अवैध कारोबार जारी है। झारखंड के साहिबगंज, रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, खूंटी, रांची और दुमका में बालू का अवैध खनन और उठाव धड़ल्ले से जारी है। इन जिलों में बालू माफिया बहुत ज्यादा मजबूत हैं। उनका सिंडिकेट भी तगड़ा है। रांची जिला में 29 बालू घाट हैं, लेकिन इनमें से एक का भी टेंडर नहीं हो पाया है। टेंडर नहीं होने से रात में नदी किनारे माफिया का राज कायम हो जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केवल रांची से ही हर रात 500 ट्रक से ज्यादा बालू का उठाव किया जाता है। रांची के खलारी, बुढ़मू, बुंडू सहित आधा दर्जन इलाकों में बालू माफिया का खुला राज चलता है। झारखंड का खूंटी जिला भी बालू तस्करी के लिए कुख्यात है। खूंटी के कारो और कांची नदी से सबसे ज्यादा बालू की अवैध निकासी की जाती है। पूर्वी सिंहभूम के स्वर्णरेखा नदी के पास वाले इलाकों में बालू का अवैध उठाव होता है, जिनमें बारीडीह, उलीडीह, मानगो, बड़शोल, गुड़ाबांधा और बंगाल से पटमदा में जमकर बालू की तस्करी की जा रही है। चतरा के गड़केदाली, लोहरसिगना और घोरीघाट की बंदोबस्ती हुई है, लेकिन जिला के हंटरगंज प्रखंड के नीलाजन नदी से बालू की तस्करी सबसे ज्यादा की जाती है। झारखंड के पलामू में एक भी बालू घाट की बंदोबस्ती नहीं है। इसके बावजूद यहां कोयल, सोन, अमानत, औरंगा नदियों से जबरदस्त बालू की तस्करी की जा रही है।
इन कुछ जिलों के अलावा बाकी जिलों का भी हाल बेहाल है। गिरिडीह, रामगढ़, हजारीबाग और दुमका में भी बालू माफिया बेहद एक्टिव हैं। यहां नदी घाटों से बालू की तस्करी जमकर की जा रही है। एक अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक केवल झारखंड में ही 300 करोड़ रुपए के बालू का अवैध कारोबार प्रतिमाह हो रहा है। दूसरी ओर झारखंड के खनन विभाग को वित्तीय वर्ष 2022-23 में बालू से केवल 199.70 लाख रुपए ही राजस्व के रूप में मिले हैं। झारखंड में बालू माफिया योजनाबद्ध तरीके से अपना काम कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस के अफसर, खनन विभाग के अफसर सहित अपराधी, उग्रवादी और लोकल दबंग लोगों को भी टीम में रखकर काम किया जाता है। झारखंड के बालू घाटों से होने वाली तस्करी में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी, उग्रवादी संगठन पीएलएफआई, जेजेएमपी और टीसीपीसी को भी हर महीने पैसे मिलते हैं। वहीं झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू, अमन श्रीवास्तव और अखिलेश सिंह को भी बालू की काली कमाई का हिस्सा मिलता है। झारखंड में बालू तस्करों का मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि उन्हें रोकने की कोशिश करने वाले अफसर और पुलिस जवानों पर वह हमला करने से भी नहीं चूकते हैं। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो पाते हैं कि प्रदेश के हर जिले में खनन विभाग की टीम या फिर पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है। इतना ही नहीं, सीओ से लेकर एसडीएम भी बालू माफिया से सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। 7 अगस्त 2024 रांची के बुढ़मू में बालू तस्करी के वर्चस्व को लेकर 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इस मामले की जांच के बाद बुढ़मू थानेदार सहित 2 को सस्पेंड कर दिया गया। 22 जून 2024 देवघर के जसीडीह में पुलिस पर हमला किया गया। 8 जून 2023 बेखौफ बालू माफिया ने एक ही दिन गुमला और गढ़वा में खनन विभाग के अफसरों मारने की कोशिश की। 2024 जून महीने में रांची डीएमओ को हाइवा से कुचलकर मारने की कोशिश की गई। 29 मार्च 2024 देवघर के सारवा में तस्करों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया। इस घटना में कई पुलिस वाले घायल हुए थे। 6 फरवरी 2023 बालू तस्करों ने जांच करने पहुंचे रांची के सोनाहातू के सीओ को हाइवा से कुचलने की कोशिश की। 4 जून 2022 धनबाद के बराकर नदी पर बालू तस्करी रोकने गए एसडीएम प्रेम तिवारी को बालू तस्करों बंधक बना लिया था। 4 नवंबर 2022 धनबाद के बरवड्डा गोविंदपुर सीओ के साथ तस्करों ने मारपीट की। बालू माफिया के बेखौफ होने की सूचना पर झारखंड पुलिस मुख्यालय भी अब काफी गंभीर हो चुका है। सबसे पहले तो मुख्यालय के द्वारा वैसे सभी पुलिस अफसरों को स्पष्ट चेतावनी दे दी गई है कि अगर वे बालू माफिया के सिंडिकेट में शामिल पाए गए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। राज्य पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान ने बालू माफिया की मदद करने वाले पुलिसकर्मियों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। वहीं पुलिस मुख्यालय के दौरान निर्देश दिया गया है कि वह हर हाल में किसी भी तरह का अवैध खनन रोक माफिया पर कार्रवाई करें, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाकर उनके वाहनों को जब्त करें। डिप्लोमेसी ही हिंदू समस्या का समाधान, पीएम पर भरोसा, कांग्रेस पर सवाल, हिमंता बिस्वा शर्मा। झारखंड दौरे पर आए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश में उपजे हालात पर चिंता जताई है। रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में स्थिति बद से बदत्तर है। हालत इतने खराब हैं कि बयां भी नहीं किए जा सकते। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी चैनल के जरिए बांग्लादेश सरकार के साथ समस्या का हल जरूर निकालेंगे। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पूरे कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने साबित कर दिया कि विश्व में कहीं भी अगर मुसलमान तकलीफ में होते हैं तो कांग्रेस कहती है हम हैं, लेकिन जब हिंदू तकलीफ में होते हैं तो कांग्रेस कहती है हम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन गाजा मामले में प्रियंका गांधी कई बार ट्वीट कर चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी धरना भी दे चुकी है, जबकि वहां टेररिस्ट अटैक की वजह से टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी वहां के हिंदू अल्पसंख्यक को लेकर कांग्रेस चुप है। कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटना चाहती है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश से लगी सीमाओं पर बहुत बुरी स्थिति है। भारत सरकार ने ऐसा कोई आदेश अब तक नहीं दिया है कि वहां फंसे लोगों को एंट्री दी जाए। 1-2 करोड़ लोगों को लाना भी मुश्किल है। इसीलिए इसका एकमात्र समाधान है कि डिप्लोमेसी के जरिए वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों को सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में 33% हिंदू थे, जिनकी संख्या घटकर अब 8% हो गई है। उसी अनुपात में पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड में भी हिंदुओं की संख्या घटी है।
उन्होंने कहा कि 1951 से 2024 के बीच बांग्लादेश में 13% हिंदुओं की संख्या घटी है, जबकि इसी अवधि में असम में 9% हिंदुओं की संख्या घटी है। इससे साफ है कि बांग्लादेश की सीमा से सटे भारत के सभी राज्यों में डेमोग्राफी बदल रही है। यह पूछे जाने पर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सवाल उठाती है कि असम के सीएम को असम की चिंता नहीं है, वह झारखंड में अड्डा जमाए रहते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, इसलिए आज इस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। यह कहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ईश्वर से सीएम हेमंत के दीर्घायु होने और परिवार के सभी सदस्यों की समृद्धि की कामना की। झारखंड के गढ़वा जिले में पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान जितेंद्र पाठक के घर से लगभग 1.481 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के बाद आरोपी जितेंद्र पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि वह गांजा की खरीद बिक्री करता है। बता दें कि 9 अगस्त को गुप्त सूचना के आधार पर रमना थाना क्षेत्र के ग्राम मानदोहर में छापेमारी की गई थी, जिसमें श्रीवंशीधर नगर एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। इसके बाद रमना के मानदोहर स्थित जितेंद्र के घर पर छापेमारी की गई। खेलो इंडिया स्कीम। सीएम हेमंत ने केंद्र से राज्यों को मिलने वाली मदद पर उठाए सवाल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत केंद्र सरकार से राज्यों को मिलने वाली धनराशि पर सवाल उठाया है। उन्होंने शुक्रवार की रात करीब 10:40 पर सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक और एक्स पर पोस्ट कर कहा कि झारखंड को सिर्फ 9 करोड़ रुपए मिलना सरासर अन्याय है। झारखंड को गोवा के बाद सबसे कम राशि मिली है। गोवा को 4.24 करोड़ जबकि झारखंड को 9.63 करोड़ रुपए मिले हैं। हालांकि लिस्ट देखकर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह किस वित्तीय वर्ष का है। हेमंत सोरेन ने इस योजना के तहत राज्यों को मिलने वाली राशि की लिस्ट भी शेयर की है। लिस्ट में राज्यों के सामने आवंटित राशि अंकित है। लिस्ट में एक जगह पर हॉकी का चिन्ह है, वहां 426.13 करोड़ रुपए दर्ज है। यह राशि गुजरात सरकार को दी गई है। यह राशि उत्तर प्रदेश को आवंटित राशि 438.37 करोड़ से 12 करोड़ कम है। इन 2 राज्यों के अलावा किसी भी राज्य की राशि इतनी अधिक नहीं है। उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत राज्यों को मिलने वाली राशि पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि गुजरात सरकार को इतनी अधिक राशि दी जाती है, जबकि शायद ही वहां का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर पा रहा है। जबकि हरियाणा और मणिपुर जैसे राज्य, जहां के कई खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन करते हैं, उन राज्यों को सिर्फ क्रमशः 66.59 करोड़ और 46.71 करोड़ मिले हैं। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से सांसद कीर्ति आजाद ने भी शुक्रवार की सुबह में सोशल मीडिया एक्स पर इस आवंटन लिस्ट को जारी किया था। उन्होंने सवाल उठाया था कि मणिपुर व हरियाणा राज्य, जहां के ओलंपियंस सबसे अधिक मेडल देश के लिए लाते हैं, उन्हें कितनी कम राशि मिलती है और गुजरात को कितनी अधिक, जहां से कोई भी खिलाड़ी कभी उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं करता, क्रिकेट को छोड़कर। उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत केंद्र सरकार राज्यों में खेल की आधारभूत संरचना के विकास के लिए सालाना 2000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करती है। जेल में बंद अपराधी अमन साहू के भाई आकाश से एनआईए कर रही पूछताछ। चाईबासा जेल में बंद अमन साहू के भाई आकाश साहू से एनआईए पूछताछ कर रही है। एनआईए ने बीते 6 अगस्त को आकाश साहू को गिरफ्तार किया था। इसके बाद एजेंसी उसे 5 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। एनआईए ने जांच में पाया है कि आकाश, शंकर यादव और अन्य के साथ अमन साहू के लिए जबरन वसूली के पैसे को ठिकाने लगाने में सक्रिय रूप से शामिल था। आकाश ने जबरन वसूली से एकत्र किए गए पैसों को रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए शंकर के साथ शामिल हो गया था। एनआईए की जांच के अनुसार आकाश अमन साहू गिरोह के कई महत्वपूर्ण सदस्यों को पैसे के साथ साथ अन्य सहायता प्रदान कर रहा था। लातेहार जिला स्थित तेतरिया खाड़ कोयला खदान पर हमले के बाद 19 दिसंबर 2020 को बालूमाथ थाना में मामला में दर्ज किया गया था। अमन साहू ने
गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और अन्य के साथ मिलकर लेवी वसूली और कोलियरी में परिचालन को बाधित करने की साजिश रची थी और उसी को लेकर हमले की योजना बनाई थी। अमन साहू गिरोह झारखंड में पुलिस अधिकारियों और जेल कर्मचारियों पर गोलीबारी सहित कई सनसनीखेज अपराधों में शामिल रहा है। अमन साहू के मुख्य निशाने पर कारोबारी और ठेकेदार रहे हैं। गिरोह ने अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए राज्य के बाहर अलग अलग नक्सली संगठनों और अन्य संगठित आपराधिक गिरोहों के साथ भी संबंध विकसित किए हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।